साथियों नमस्कार, एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी के बिंदु, और साइकोलॉजी के बिंदु में हमारे जो दूसरी यूनिट है जो रीट में लगी हुई है, उसका ही टॉपिक्स है अधिगम की अवधारणा, यानी अधिगम की समझ। हम अधिगम के बारे में कॉन्सेप्ट किस तरीके से विकसित करें ताकि आगे जब हम स्कूल्स में जाएंगे तो हमें पता लगे कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और बच्चों में अधिगम कैसे होता है, इसकी समझ हमें किस तरीके से लगे। इसको लेकर के हमारी पाठ्यचर्या में जो शामिल किया गया बिंदु है वो है अधिगम की अवधारणा। तो अधिगम की अवधारणा को आज हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे, और इसको समझने के पीछे का कारण क्या है मैं आपको बता दूं। क्योंकि हमें बच्चे किस तरीके से सीखते हैं ये ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर के हमें किसके बीच मध्य रहना है, बच्चों के मध्य रहना है। तो ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवधारणा है, और यदि आपने यहां से इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आपका अधिगम पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अधिक, मैं कहता हूं कि अधिगम पर कम से कम दो या तीन क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। 2 या 3 क्वेश्चंस है वो रीट में देखने को मिलेंगे, चाहे सिद्धांतों से हो चाहे अधिगम की अवधारणा से। तो एक तो क्वेश्चन होगा वो होगा अधिगम की अवधारणा से हर एग्जाम्स में। दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा अधिगम के सिद्धांतों से, और तीसरा क्वेश्चन होगा वो अधिगम और अभिप्रेरणा के से संबंध से होगा। ठीक है, ये होता है रीट का सामान्य से अवधारणा। 3 क्वेश्चन आते हैं अधिगम से जुड़े हुए, और यदि आपने इस चीजों को क्लियर कर लिया तो ये 3 क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, किसी भी एग्जाम्स में गलत नहीं होंगे। मैं कहता हूं कि रीट में नहीं, ऑल ओवर टीचर्स कंपटीशन में कहीं पर भी आप इसमें मात नहीं खाओगे, यदि इस वीडियो से आपने अधिगम के बारे में समझ बना रखी है तो। ठीक है, देखते हैं अधिगम की अवधारणा। देखो, 3 चीजें करते हैं हम: ज्ञान, अनुभव और क्रिया। हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो किस कारण से होता है? 3 चीजों से होता है। या तो हम किसी का ज्ञान प्राप्त करेंगे, या किसी से हम अनुभव प्राप्त करेंगे, या किसी क्रिया के माध्यम से हम क्या करेंगे? व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। तो ज्ञान, अनुभव और क्रिया के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो होगा अधिगम, जो होगा अधिगम। अब देखो साहब, आप कह दोगे कि ज्ञान से आपको व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है गुरुजी? तो देखो, किसी चीज का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी जाकर के आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। सुनो इस चीज को आराम से। जैसे मान लिया जाए मैं जब तक गोल गुरु पर नहीं था, कहीं और पढ़ा रहा था, तब तक आपको मेरे बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब मान लिया जाए कोई गोल गुरु का दर्शनार्थी, जो हमारा लिए क्या है? दर्शनार्थी है। यदि कोई गोल गुरु का दर्शनार्थी मुझे इस YouTube चैनल के माध्यम से देखता है और मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करता है कि श्री राम जी सर है जो क्या पढ़ाते हैं, गोल गुरु एकेडमी पर क्या पढ़ाते हैं? मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, जो बेर जी के साथ में। तो एक ज्ञान हुआ। अब आपके व्यवहार में बदलाव कैसे आएगा? जैसे मान लिया जाए मैं कहीं पर भी मिलता था, बस स्टैंड पर, किसी मिष्ठान की दुकान पर, किसी और सार्वजनिक जगह पर, तो आप कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते थे मेरे प्रति पहले, और अब आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब कहीं पर भी मैं आपको दिखाई दूंगा तो आप मेरे से प्रणाम करोगे, नमस्कार करोगे। ठीक है, अच्छे विद्यार्थियों के ये लक्षण होते हैं। वैसे आजकल के विद्यार्थी क्या करते हैं? गुरुजन उसको प्रणाम ही नहीं करते। जब गुरुजन जाते हैं, सड़क से गुजरते हैं, तो क्या कर देते हैं? मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसे शिक्षार्थी या ऐसे विद्यार्थी हमें नहीं बनना है। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं आया मेरा ज्ञान होने के बाद में? तो बताओ, ज्ञान से व्यवहार परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ जी। अब देखिए अनुभव, अनुभव का उदाहरण लेते हैं। कोरोना से पहले
जो आज के पीढ़ी के लोग हैं, जो आज की पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको कोई महामारी का ज्ञान नहीं था, उनको अनुभव नहीं था, उनको अनुभव ही नहीं था। अब कोरोना के बाद में लोगों ने क्या सोचा, बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो इस पीढ़ी में जी रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया कि ये जीवन है वो क्षणभंगुर है, जीवन है वो क्षणभंगुर है, यानी न जाने कब मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा अनुभव हुआ या नहीं? तो अनुभव से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया, लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, लोग एक दूसरे को हेल्प करने लगे, और इसी कारण से जो दान देने की प्रक्रिया है, जो लोगों को सहायता करने की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दिया या नहीं दिया? जो व्यक्ति अपने लोगों से मुंह मोड़ा हुआ था, वो अपने लोगों के बीच में अच्छी तरीके से समंजित हो गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अब देखो, कोई क्रिया, जब कोई काम करते हैं तब हमें क्या मिलता है? उस कार्य को करने से हमें क्या मिलता है? अब देखो, कोरोना के समय एक ऐसी विकट परिस्थिति आई थी जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें बंद थी, सारे के सारे इलेक्ट्रिक के जो काम करने वाले लोग थे वो एक दूसरे के घरों में आने जाने से क्या थे? कतराते थे। तो उसी समय हमें एक अनुभव किया, एक अनुभव किया है उस समय अनुभव किया कि जो आईआईटी किया हुआ बंदा, जो आईटीआई किया हुआ बंदा है, उसके घर में कहीं ना कहीं फ्रिज खराब हो गया, कहीं ना कहीं प्लग खराब हो गया बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, तो वो उस को ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि वो उसने कभी उस पर काम किया ही नहीं, एक्शन किया ही नहीं, मात्र किस में डिग्री ली थी? केवल कागजी डिग्री ली थी, पैसे जमा करा करके। और यही हाल हमारे शिक्षार्थियों का है। बीएड कर लेते हैं 2 साल, और बीएड करके वो क्या आते हैं, जब बोर्ड पर पढ़ाने के लिए कहा जाता है, फाइनल लेसन होता है, तब कह देते हैं कि 2000 रुपये और ले लो, बोले मुझे तो फाइनल लेसन में क्या दे दो? नंबर दे दो। यही हाल है, असलियत यही है आज की शिक्षा व्यवस्था की। तो उस समय उन्होंने काम क्रिया की ही नहीं, और क्रिया के कारण से उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा गया। उन्होंने क्या किया? खुद काम करना सीखा, और खुद काम करने के कारण से काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल कहीं ना कहीं आईटीआई नहीं कर रखी है, न कोई इलेक्ट्रिक का कोई नॉलेज है, लेकिन वो कुएं में उतर करके कुएं की मोटर को तैयार कर देते हैं, जो वोल्ट मीटर, जो एम्पियर मीटर होता है, उसको भी सही कर देते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने क्या किया है? उस कार्य को किया है, उसको क्रिया के माध्यम से किया, कार्य किया, उस पर क्रिया की, तब जाकर के उसके व्यवहार में क्या आया गया? परिवर्तन आया है। तो ये तीनों के कारण से जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो होगा, क्या होगा? अधिगम होगा। ध्यान देना, वो होगा अधिगम। तो समझ में आ गया कि किसी के ज्ञान, किसी अनुभव या किसी क्रिया के माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम। अब देखो, व्यवहार में परिवर्तन 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्थायी परिवर्तन, और दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। सुनो कैसे, ध्यान देना। जब बचपन में जब हम थे, तब हम चांद को क्या कहते थे? मामा कहते थे। चांद को क्या कहते थे? मामा। चांद मामा। क्या कहते थे? चांद मामा कहते थे। और आगे आते समय ही हम चांद को क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? प्यारा या प्रियवर चांद, मेरा चांद। अब ध्यान देना, यहां क्या होता है? एक ज्ञान होता है जिसको कुछ समय के लिए हम रखते हैं मस्तिष्क में, और एक ज्ञान होता है जो स्थायी होता है। तो जो व्यवहार में परिवर्तन होगा, स्थायी होगा, वो भी अधिगम में शामिल नहीं है।
जो अस्थायी होगा वो भी शामिल नहीं है। अब मान लिया जाए एक छोटा बच्चा था जो चांद कहता था, उसने चांद चांद कह दिया। मान लिया जाए वो बड़ी हो गई या बड़ा हो गया, अब वो चांद को क्या करेगा, अपना पति मान करके नमस्कार करती है वही महिलाएं। तो बताओ बदलाव आया या नहीं आया? तो मैंने कहा कि जो व्यवहार में परिवर्तन परिस्थिति या दशा के अनुसार क्या हो जाए, उसमें बदलाव लाया जा सके। मान लिया जाए पहले चांद के बारे में जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि चांद पर क्या है, एक नानी माँ है, वो क्या कर रही है, लगातार सूत काट रही है। वो अवधारणा यदि याद रखते, उस अवधारणा को स्थायी बना लेते, तो बताइए आगे का विकास कैसे होता, आगे का अधिगम कैसे होता। तो फिर उन्होंने पढ़ा, जब छठी सातवीं आठवीं में गए तो उन्होंने सुना कि चांद पर बहुत सारे क्या है, गहरे गड्ढे हैं, जिसके कारण से ऐसी तस्वीर दिखाई देती है। वास्तव में नानी माँ है, वो कोई बुढ़िया है, वो कोई सूत नहीं काट रही है वहां पर, दादी माँ या कोई नानी माँ है, वो कोई सूत नहीं काट रही है वहां पर। तो इस तरीके से न तो स्थायी व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है और न ही अस्थायी। तो कौन सा होगा? सा अपेक्षाकृत स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी या सापेक्ष स्थायी। या तुलनात्मक स्थायी। वो ज्ञान है, वो क्या होगा, अधिगम होगा। तो व्यवहार में अपेक्षाकृत सापेक्षते या तुलनात्मक स्थायी ज्ञान है, वो क्या होगा, अधिगम कहलाएगा। न तो स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाएगा और न ही अस्थायी परिवर्तन है वो अधिगम कहलाएगा। यानी अपेक्षाकृत या सापेक्ष स्थायी ज्ञान है वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अब मान लिया जाए छोटे बच्चे थे तब तो चांद को चांद कह रही थी, चांद मामा कितना प्यारा है। और फिर वो जैसे ही वो षोडशी हुई, वो गाना गाने लग गई, देखो मेरा चांद निकल आया। तो देखो, जो चांद का जो मामा से जो प्रियवर्तक का सफर है वो कितना सुहाना होता है। और ये अधिगम के अंदर कैसा परिवर्तन आता है, जो चीज पहले सीख गई थी उसको परिस्थिति के अनुसार, उसको दशा के अनुसार उसके अंदर क्या कर लिया गया, मॉडिफाइड कर लिया गया है। यानी व्यवहार में निरंतर परिमार्जन, व्यवहार में क्या कर लिया गया है, परिमार्जन, व्यवहार में परिमार्जन कर लिया गया है, परिमार्जन कर लिया गया है। अब देखो व्यवहार में परिवर्तन का एक उदाहरण और लीजिए। जैसे मान लिया जाए आपका किसी के साथ में लव अफेयर चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है। तो लव अफेयर चलता है तब तक तो आप उसको सोना मोना डोना, सोना मोना डोना चाहे कुछ भी कहो। लेकिन जैसे ही मान लिया जाए लव अफेयर शादी में बदल जाता है, आप सामाजिक जीवन में आ जाते हो, तब उसको कहते हो श्रीमती जी, कहते हो या नहीं कहते हो? अब मान लिया जाए आप किसी समाज के कार्यक्रम में खड़े हो और वहां पर सोना मोना डोना कहोगे, तो वो ज्ञान क्या नहीं था, वो ज्ञान क्या है, अपेक्षाकृत स्थायी ज्ञान है। क्योंकि उसको दशा दिशा और परिस्थिति के अनुसार हमने क्या कर लिया, उसमें परिमार्जन कर लिया, या उसको में क्या कर लिया गया, सुधार कर लिया गया, उसमें परिसंशोधन कर लिया गया है। तो ऐसा व्यवहार जो जिसके अंदर क्या किया जा सके, परिमार्जन किया जा सके, समय के साथ में, दशा के साथ में, परिस्थिति के साथ में, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, उस व्यवहार परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। जो क्या हो, अपेक्षाकृत स्थायी हो, जो सापेक्ष स्थायी हो, जो तुलनात्मक रूप से स्थायी हो, जो परिस्थिति के अनुसार क्या किया जा सके, उसमें बदलाव किया जा सके। ऐसे व्यवहार परिवर्तनों को हम किस में रखते हैं, ऐसे व्यवहार परिवर्तनों को हम किस में रखते हैं, किस में रखते हैं, अधिगम में रखते हैं। मैंने कहा है कि व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं नीति शास्त्र के अनुसार, आचार, विचार, आहार और विहार।
यानी आप जब व्यवहार में परिवर्तन लाओगे तब इन चार पक्षों में परिवर्तन आएगा। आचार यानी शरीर से की जाने वाली क्रियाएं। मान लिया जाए आप शरीर से क्या कर रहे थे, फूड क्रिया कर रहे थे, किसी की ओर आंखों से इशारा कर रहे थे और किसी ने थप्पड़ जड़ दिया, तो आपकी शारीरिक क्रिया के अंदर क्या आया है, तो बदलाव आ गया, आपके आंखों के इशारे बंद हो गए। तो वो है आपका आचार में परिवर्तन। आपका मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन आना, विचार में परिवर्तन आना। व्यवहार के चार पक्ष है, विचार में भी परिवर्तन आता है व्यवहार परिवर्तन से। विचार परिवर्तित होते हैं या नहीं है? धक्का लगने के बाद में आपके किसी के प्रति भी विचार है वो क्या हो जाते हैं, बदलने जाते हैं। आहार, आहार का मतलब केवल वो नहीं है जो खाते हैं हम, आहार का मतलब है जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करते हैं वो चीजें कौन सी है, आहार। और विहार आपका कैसे लोगों के पास में उठना बैठना है। यदि आप अपने आप के इन चारों पक्षों में सुधार कर लीजिए, इन चारों पक्षों में मॉडिफाइड कर लीजिए अधिगम के द्वारा, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि व्यवहार में परिवर्तन लाने से इन चार पक्षों में बदलाव आता है। व्यवहार में परिवर्तन आने से आपकी शारीरिक क्रियाएं बदलती है, आपकी मानसिक क्रियाएं बदलती है, आप जो संसार से सूचनाएं लेते हो उनका तरीका बदलता है, और आपके लोगों के साथ में उठ बैठ आपकी सामाजिकता है वो बदलती है। बदलती है या नहीं बदलती है? तो बदलने से अब देखो, ध्यान देना, आपके विहार का कैसे फर्क पड़ता है। एक बच्चा था जो कॉलेज में जाने से पहले इतना शरीफ था कि वो किसी भी तरीके की नकारात्मक बातों में विचार नहीं करता था, और कॉलेज में जाने के बाद में वो क्या हो गया, नशेड़ी हो गया। तो आपके विहार के अंदर क्या आ गया, विहार के अंदर क्या आ गया, परिवर्तन होने से आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। व्यवहार में परिवर्तन होने के कारण से विहार में बदलाव दिखा, आपका उस लोगों के साथ में व्यवहार हुआ और उसके कारण से आपके विहार में बदलाव देखने को मिला। और कहते हैं ना कि गाँव में कि आजकल तो वो क्या हो गया है, बिल्कुल बिगड़ गया है। तो ऐसी स्थिति हमें कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो अधिगम का आप समझ विकसित हो गई। अधिगम यानी ज्ञान, अनुभव और क्रिया के कारण से व्यवहार में निरंतर परिमार्जन या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, सापेक्ष स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ओके, अगली स्लाइड लेते हैं। सीखने की विशेषताएं। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरीके का अनुभव शामिल रहता है, इसको नोट कर लेना भाई। अधिगम में अनुभव निहित रहता है, यानी कोई चीज का ज्ञान प्राप्त होगा तो उससे अनुभव प्राप्त होगा। अब मान लिया जाए मैं यहां पर साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके बहुत सारी चीजें अनुभव करते हैं कि गुरुजी तो हार्ड बढ़ाते हैं, या शब्दों में तारतम्यता नहीं है, बोलने में शब्दों में फ्रिक्वेंसी नहीं है, प्रवाह नहीं है, और गुरुजी वास्तव में शब्द है वो तो अच्छे लिखाते हैं लेकिन शब्द सही तरीके से दिख नहीं पाते हैं, और न जाने परीक्षा में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, यहाँ से थोड़ा आएगा, इतना हार्ड थोड़ा आता है। तो भाई हार्ड ही आता है। RS परी वाला पेपर देख लो, कल मैं खुद एग्जाम हॉल में खड़ा था तो अचंभा महसूस कर रहा था, उस पेपर को देख करके मैं अचंभित था कि एग्जामिनर वास्तव में क्या करना चाहता है। एग्जामिनर ये पहचानना चाहता है कि मेरे जो सेवक बनेंगे, जो राजस्थान के अंदर जो सत्ता और व्यवस्था के बीच में, जनता और जो सत्ता के बीच में जो व्यवस्थाएं संभालेंगे, वो लोग वास्तव में ब्रॉडकास्ट माइंड के आदमी हो। इस तरीके के लोग चाहिए उनको, एरे गेरे लोग नहीं चाहिए। सत्ता और जनता के बीच में समन्वय बैठाने वाले व्यक्ति होते हैं RS अधिकारी, जो जनता और सत्ता के बीच में निरंतर एक पुल का काम करते हैं, जिनके बीच में अनेक तरीके के लोक सेवकों की, छोटे मोटे लोक सेवकों की कड़ियां जुड़ी रहती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इन शब्दों को पढ़ लो, वरना आपका एग्जाम पास होना कठिन काम है। अब बिल्कुल आपका जो पेपर है वो UPSC तर्ज पर आने वाला है, और मैं ये कहता हूं कि 3 पेपर बनेंगे। 2 पारियों में सेकंड लेवल की परीक्षा होने वाली है और 1 पारी में फर्स्ट लेवल की परीक्षा होने वाली है रीट की। तो वहां से कुछ भी प्रश्न आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है। तो अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, निष्पादन अधिगम का अनुमान है। अब ध्यान देना, सा निष्पादन क्या है। निष्पादन है किसी कार्य को करना। निष्पादन क्या होता है, किसी कार्य को करना। अब यदि कोई बालक किसी कार्य को कर रहा है
किस समय तो हम कह लेते हैं कि इसने आजकल सीख लिया है। मान लिया जाए बच्चा क्या कर रहा है, किसी को देख करके, गुरुजी को देख करके दूसरे गुरुजी से प्रणाम करता है, तो हम सोचते हैं कि आजकल इसके व्यवहार में बदलाव आ गया है। नहीं कह सकते, क्योंकि वो केवल क्या किया जा सकता है, किसी परिस्थिति के कारण से किया होगा, उसके अंदर क्या नहीं आया है, अभी गुरुओं के प्रति स्थायी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। वो किसी दूसरी परिस्थिति के कारण से, या किसी प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लेने के लिए, या कहीं ना कहीं उपस्थिति बढ़ाने के लिए वो प्रणाम कर रहा होगा गुरुजी से। तो हम निष्पादन से, यानी कोई कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि उसने सीख लिया है। कार्य करना एक निष्पादन है। यदि कार्य को अपने व्यवहार में स्थायी बनाए रखता है, तब तो हम कह सकते हैं कि अधिगम हुआ या नहीं हुआ है। निष्पादन का अर्थ है किसी कार्य को करना। तो किसी कार्य को करते देख करके बालक को हम ये नहीं कह सकते कि इसने अमुक व्यवहार या अमुक कौशल या अमुक ज्ञान या अमुक अनुभव है वो प्राप्त कर लिया है। वो केवल क्या हो सकता है, कुछ समय के लिए, तुच्छ समय के लिए क्या हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है। तो अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, इस शब्द को ध्यान रखना। इस अधिगम और निष्पादन बिल्कुल अलग अलग क्रियाएं। लेकिन ध्यान देना, सीखी गई चीज है वो किसके रूप में दिखाई देगी, परिलक्षित होगी, अधिगम की गई चीज है। अधिगम का अनुभव हमें किसके माध्यम से होगा, निष्पादन से होगा। लेकिन अधिगम और निष्पादन भिन्न भिन्न होते हैं। अधिगम परिलक्षित किसके माध्यम से होगा, निष्पादन के माध्यम से होगा। मान लिया जाए मैंने कुछ सीखा इतने वर्षों में, और मैं यहां पर कोई निष्पादन यदि आपको पढ़ा नहीं रहा होता साइकोलॉजी को, तो मेरे साइकोलॉजिकल जो बदलाव आए हैं, जो मेरे अध्ययन में जो बदलाव आए हैं मनोविज्ञान को लेकर के, तो उसका निष्पादन नहीं होता, तो आपको क्या पता होता कि गुरुजी को मनोविज्ञान आती है या नहीं आती है। लेकिन कोई कार्य कर रहा है, इसके आधार पर आप ये नहीं लगा सकते कि उसने अधिगम किया है। ये केवल दिखावा भी हो सकता है, अधिगम का अनुमान है, यानी हो सकता है कि उसने अधिगम कर रखा है। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें रट करके 2-4 मिनट यूट्यूब पर आते हैं, खूब फेंकते हैं और चले जाते हैं। भाई साहब, उन लोगों का क्या है, वो लोग तो भविष्य बिगाड़ रहे हैं लोगों का, और उन लोगों को बड़ी चाव से सुनते हैं लोग। मुझे बहुत बड़ा फक्र आता है कभी कभी देख करके कि उन लोगों को लोग सुनते हैं घंटों घंटों। तो ये क्या है, एक अधिगम का अनुमान लगा सकते हैं कि अधिगम हो भी सकता है और न भी हुआ हो। निम्न के कारण व्यवहार में बदलाव का घटित होना अधिगम नहीं है। ध्यान देना, मादक द्रव्य, औषधि, प्रेरित उतार चढ़ाव, थकान, आदत और परिपक्वता। ध्यान देना, परिपक्वता। अब ध्यान देना, मादक द्रव्य, यदि मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है, या किसी व्यक्ति ने क्या कर रखा है? सहनसा नशा, अमल का नशा कर रखा है, तो उस समय उसके व्यवहार में थोड़े समय के लिए जो बदलाव आएंगे वो अस्थायी होंगे, तो वो अधिगम में शामिल नहीं होंगे। किसी व्यक्ति ने औषधि ले रखी है, और औषधि के कारण से क्या आ रहा है, कोई व्यवहार में बदलाव आया है, उसकी आंखें चढ़ रही है, उसकी शारीरिक क्रियाएं में बदलाव आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने क्या कर लिया गया है, अधिगम किया है। तो औषधि के कारण से प्रेरित उतार चढ़ाव, कोई कोई कहे उठे कुत्तो, कई बार कहीं करे चोर डी तो वो कसदार दाने उछली कूद करी, तो प्रेरित उतार चढ़ाव होता है ना। जो व्यक्ति अपने मित्रों के कारण से प्रेरित करने, अरे थारो कहीं तू तो वो कर सके काम, कई बार कहे ना ऊंचो चोट कोई काम कराना, तो ऊंचे चढ़ने से कोई काम करता है, इसका मतलब उसने अधिगम किया ये भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए करेगा। जिस भी तरीके से उसको परिस्थिति का ज्ञान होगा, वो तुरंत ही उस क्रिया से या उस अनुभव से या उस ज्ञान से क्या कर लेगा, मुंह मोड़ लेगा, वास्तविकता का पा चलेगा। तो प्रेरित उतार चढ़ाव, यानी कोई को उठाड़ो काम करे, वो भी अधिगम को नहीं। थकान के कारण से व्यवहार में बदलाव आता है, कुछ समय के लिए क्या पड़ जाते हैं, मौन या सुस्त पड़ जाते हैं थकान फटीग के कारण से। कोई आदत है, आदत, उसके कारण से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसको हम क्या किस में शामिल नहीं करते हैं, किस में शामिल नहीं करते हैं, अधिगम में शामिल नहीं करते हैं। और परिपक्वता के कारण से कोई अधिगम में बदलाव आता है, जो व्यवहार में बदलाव आता है। जैसे मान लिया जाए किसी शारीरिक मांसपेशियों के कारण से वो काम कर रहा है, साइकिल चलाने का प्रयास कर रहा है, तो परिपक्वता है, उसको अधिगम शामिल नहीं करते, क्योंकि परिपक्वता के साथ में क्या चाहिए,
परिपक्वता के साथ में क्या चाहिए? अनुभव चाहिए या प्रशिक्षण चाहिए। क्या चाहिए? प्रशिक्षण चाहिए, तब जाकर के अधिगम होगा, अन्यथा अधिगम नहीं होगा। परिपक्वता एक जैविक क्रिया है, वो तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो ध्यान देना। आदत, आदत क्या होती है साहब? ध्यान देना, आदत क्यों नहीं होता है? आदत के कारण व्यवहार में बदलाव, वह उसको अधिगम क्यों नहीं मानते? जैसे मान लिया जाए आपका घर है, वो क्या है, किसी हाईवे के किनारे है। आप 1 2 3 3 4 5 दिन क्या हुआ है, ट्रकों की आवाज से क्या रहे? परेशान रहे। ट्रकों की आवाज से क्या रहे? परेशान रहे। और आपने क्या बना लिए? अब ट्रकों के बहते हुए भी आपने पढ़ने की आदत बना ली है, तो वो अधिगम नहीं है। जैसे ही आप मान लिया जाए दूसरी जगह जाओगे तो वहां पर शांति महसूस करेंगे, तो वो क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। आजकल मान लिया जाए शादियों का मौसम है, तो डीजे बजते हैं आसपास, तो दिन प्रतिदिन क्या बजते रहते हैं? डीजे बजते रहते हैं। तो लोग, कुछ लोग है वो इन दिनों के अंदर क्या बना लेते हैं? एक आदत बना लेते हैं कि डीजे तो ऐसे ही बजने वाले हैं, पढ़ाई तो हमें करनी है। तो वो आदत भी क्या होती है? अधिगम नहीं होती है। तो यानी किसी उद्दीपक के बार बार दिए जाने पर उस उद्दीपक के प्रति अनुमंदन हो जाना क्या कहलाता है? आदत होता है। आवाज बार बार आ रही थी, तो उसको हमने अनुबंधित कर लिया कि ये तो ऐसे ही आने वाली है, पढ़ो, तो वो भी अधिगम नहीं है। तो ध्यान देना, ये अधिगम नहीं होते। आदतों के कारण से कोई बदलाव आता है, वो अधिगम नहीं होता है। ओके, अधिगम विकास का प्रक्रम है, सीखने से ही विकास होगा। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिमार्जन है, यानी व्यवहार में निरंतर क्या करना? व्यवहार को निरंतर मांझना या निरंतर संशोधन करना या निरंतर सुधार करना परिस्थिति के अनुसार। तो वैसे पहले हमने पढ़ चुका है परिमार्जन वाला। तो ये होता है अधिगम की विशेषताएं। आगे देखते हैं। परिपक्वता और अधिगम, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता एक जैविक प्रदत्त अनुभव है, और जिसने परिपक्वता नहीं पढ़ रखा है वो हमारे विकास वाले वीडियो में पढ़ सकता है। और अधिगम में क्या है? परिपक्वता जन्मजात होती है, यानी जो जैविक क्षमताएं प्राप्त होती है चाहिए, वो ईश्वरीय प्रदत्त है। जबकि दूसरी अधिगम क्या होता है? अर्जित होता है। ठीक है, एक को अभ्यास का महत्व है, यानी अधिगम में हम अभ्यास का महत्व करते हैं, तो दूसरे में नहीं। दूसरा क्या हो जाता है? बिना अभ्यास के ही क्या हो जाता है? अर्जित हो सकता है। एक जैविक है तो दूसरा मनोवैज्ञानिक, यानी परिपक्वता जैविक है तो अधिगम है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक घटना है। अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे के पूरक नहीं है, परंतु अधिगम परिपक्वता पर आधारित है। यानी व्यक्ति जब तक परिपक्व नहीं हुआ है तब तक अधिगम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आप 2 साल के बच्चे को कहोगे कि साइकिल चला, तो वो साइकिल नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसकी मांसपेशियां अभी तक है वो मैच्योर नहीं हुई है। उसकी मांसपेशियां है वो अभी परिपक्व नहीं हुई है, और उसको कितना भी प्रशिक्षण दो वो साइकिल नहीं चला पाएगा। तो एक आवधिक होती है परिपक्वता, एक निश्चित अवधि तक आती है, जबकि दूसरी क्या होती है? अधिगम निरंतर सतत चलता रहता है। एक सामान्य है तो दूसरा व्यक्तिगत। परिपक्वता सभी लोगों में आती है, लेकिन अधिगम हो या न हो यह किसी पर भी निर्भर नहीं। मांसपेशियां सभी की विकसित होती है, लेकिन कोई तो साइकिल मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है और कोई मोटरसाइकिल मेरी तरीके से चलाना भी नहीं जान पाता है। तो इसका कारण है कि एक तो सामान्य होती है, सार्वभौमिक होती है, जबकि दूसरी व्यक्तिगत क्रिया है। तो अधिगम क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता क्या है? सामान्य या सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो परिपक्वता तो सभी में आती है या नहीं आती है? व्यवसाय के प्रति परिपक्वता, शारीरिक क्रियाओं के प्रति परिपक्वता आती है या नहीं आती है? तो परिपक्वता, मैच्योरिटी तो सब में आती है, लेकिन अधिगम है वो अपने अपने तरीके से करता है उस परिपक्वता के माध्यम से। तो अधिगम क्या हो गया? व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, इसी कारण से हम कहते हैं कि परिपक्वता है वो अधिगम के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिगम है वो परिपक्वता के लिए आवश्यक नहीं है। क्योंकि परिपक्वता आनी है और परिपक्वता है, तो परिपक्वता है वो अधिगम का आधार है। परिपक्वता होने पर ही हम ये प्रशिक्षण देंगे, ज्ञान देंगे, अनुभव देंगे या क्रिया कराएंगे, तब जाकर के बालक में अधिगम होगा। तो परिपक्वता जरूरी है किसी बालक में। यदि मान लिया जाए मैं कक्षा
3 के विद्यार्थी को अमूर्त विषयों के बारे में पढ़ाने लग जाऊंगा तो उसकी परिपक्वता मैच्योरिटी भी अभी इतनी नहीं हुई है अमूर्त विषयों को पढ़ने की, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। बीज गणित जैसे विषयों को पढ़ाने लग जाऊंगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि तो अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यक है, न कि परिपक्वता के लिए अधिगम। इस लाइन को आप ध्यान में रखना। परिपक्वता जैविक होती है, जबकि अधिगम क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक में अभ्यास का महत्व है, परिपक्वता में कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। ये ईश्वर से स्वतः प्रदत्त या एक ईश्वरीय सत्ता से प्रदत्त संसाधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करके ज्ञान, अनुभव और क्रिया करता है। परिपक्वता के माध्यम से परिपक्वता आने पर यदि हम ज्ञान, अनुभव और क्रिया कराएंगे बच्चे को, तब जाकर के हमें क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा। अब मान लिया जाए हम क्या करें, एक 4 साल का बच्चा है, उसको हम क्या करें, बुआजी में मायरा बनने के लिए हम क्या करा रहे हैं, अनुभव दे रहे हैं कि बेटा बुआजी है, मुंडा 4 बच्चा है, 5 बच्चा है, सारे 6 बुआ है। तो उस समय आपको उसकी मेच्योरिटी नहीं है सामाजिकता वाले कार्य करने की। अब जैसे ही बच्चा मान लीजिए 18-19 साल का होगा, तब हम उसको क्या देंगे, वो अनुभव देंगे कि मायरा कैसे भरना है, विवाह कैसे करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। तो वो सामाजिकता वाले परिपक्वता हम कब सिखाएंगे। अब तो उसकी इतनी सामाजिकता समानी है कि जब बुआजी आए तब बुआजी का सम्मान करना चाहिए। अभी उसको मायरे वायरे वाले चक्कर में नहीं डालना है। तो परिपक्वता आने पर क्या करना है, परिपक्वता के अनुसार ही उसको ज्ञान, अनुभव व क्रिया दी जाती है। तब जाकर के बालक में क्या होता है, समुचित अधिगम होता है। और परिपक्वता से पहले यदि हम कोई ज्ञान, अनुभव या क्रिया कराएंगे बच्चे से, कोई ज्ञान देंगे, कोई अनुभव देंगे और कोई क्रिया कराएंगे, तो वो क्या होगा, बच्चा मानसिक रूप से क्या हो जाएगा, दबाव महसूस करेगा या अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी। तो अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यक है। एक जैविक क्षमता या एक जैविक संभाव्यता है, वो जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं। सीखने के प्रकार किसने दिए हैं सर, डेविड आसुबेल ने। किसने दिए हैं, डेविड आसुबेल ने। किसने दिए हैं, डेविड आसुबेल। कभी कभी उस बेल भी लिखा आ सकता है, यदि उसको जो अंग्रेजी भाषा का कोई पेपर सेटर है और उसको सही नहीं तरीके से पता हो, तो उस बेल भी लिख सकता है हिंदी रूपांतरण। तो कोई आपको ध्यान नहीं रखना, डेविड असुबेल ध्यान रखो। अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। अभिग्रहण द्वारा सीखना, अभिग्रहण द्वारा सीखना क्या होता है सा, किसी को व्यवहार करके देखकर सीखना क्या कहलाता है, अभिग्रहण करके सीखना कहलाता है। दोबारा सीखना, सीखना कहलाता है। यदि मान लिया जाए किसी ने व्यवहार किया और कोई व्यवहार करा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और कुछ बच्चों की इच्छा है, हम गोल गुरु के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चों की इच्छा है कि मैं आगे जाकर के ऐसा ही व्यवहार करूंगा। तो व्यवहार को देख करके सीखना क्या कहलाता है, अभिग्रहण द्वारा सीखना कहलाता है। ठीक है। अन्वेषण द्वारा सीखना, समाज में घटित विभिन्न व्यवहारों की खोज करके सीखना है क्या कहलाता है, अब अन्वेषण द्वारा सीखना कहलाता है। यानी बच्चा खुद खोज करके व्यवहार को सीखता है, उसको बोलते हैं अन्वेषण द्वारा सीखना। ये होता है रट करके सीखना, सबसे हीन दृष्टिकोण वाला सीखना।
बच्चा व्यवहार को स्मृतिकरण करके सीखता है। अब ध्यान देना, रट करके सीखना क्यों है? जैसे मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रीशियन आया आपके घर पर, आपके बिलोने की मशीन को सही कर रहा है, ऊपरों खोल जाए, दो नट खोल जाने के बाद में ए तार गाल जाए, ए तार गाल जाए, वो मतलब मस्तिष्क में वो समा करके रखेगा, केवल देखेगा और उसको मस्तिष्क में क्या कर लेगा, समा लेगा, स्मृतिकरण करेगा। खोलो, इसने क्या किया है, फिर क्या किया है, इस तिकोणी को दूर किया है, फिर उसने क्या किया है, उन नटों को वापस क्या किया है, सही सेट किया है। तो इस तरीके से क्रमागत रूप से वो क्या करता है, उसका स्मृतिकरण कर लेता है व्यवहार को, और रट करके वो रट रहा है, और फिर क्या करता है, किसी दूसरी मशीन पर लगता है, वो जाने के बाद में जो खराब हुई है, या उसी मशीन पर लग जाता है कि देखा, देखने पर उन्होंने केवल क्या किया है, व्यवहार को रटा है, तब जाकर के वो क्या हो जाती है, मशीन को वापस खोल तो देता है, लेकिन उससे बंद ही नहीं हो पाती है वो मशीन, क्योंकि उसने क्या किया है, रट करके सीखा है। तो रट करके सीखना क्या होता है, सबसे निरर्थक सीखना होता है, जबकि सबसे जो अंतिम महत्वपूर्ण होता है मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण सीखने को क्या माना है डेविड आसुबेल ने, सबसे महत्वपूर्ण माना है। यानी हम क्या बनाए, हम संपर्त्य कॉन्सेप्ट समझ को विकसित करते हुए सीखें, समझ को विकसित करते हुए किसी क्रिया के माध्यम से काम करके, खुद क्रियाशील रह करके, ठीक है, क्रियाशील रहकर, क्रियाशील रहकर, एक्टिव रहकर किसी व्यवहार को समझ के साथ सीखना, क्या कहलाता है, अर्थपूर्ण शिक्षण कहलाता है। और डेविड आसुबेल ने सबसे महत्वपूर्ण जो अधिगम माना है, वो कौन सा माना है, अर्थपूर्ण अधिगम माना है। तो अभिग्रहण सीखना, यदि किसी दूसरे का काम कर रहा है, उसको हमने देख लिया और उसके अनुसार हमने काम शुरू कर दिया, वो तो है अभिग्रहण करके सीखना। यदि कोई बोल रहा है, उसको बोला, हमने क्या कर लिया, अंतर्निहित कर लिया, उसके अनुसार हम बोल रहे हैं, तो वो हो गया अभिग्रहण सीखना। अन्वेषण सीखना, बालक खुद क्या करता है, खोज करता है, और उसको क्या करता है, सीखता है व्यवहार को विभिन्न खोजों के माध्यम से, और वो व्यवहार क्या करता है, घटित करता है, तब उसको बोलते हैं हम अन्वेषण द्वारा सीखना। और हट करके सीखना, बालक ने किसी व्यवहार को सीखा और व्यवहार को क्या कर लिया, समझे बिना ही क्या कर लिया, मस्तिष्क में समा लिया, मस्तिष्क में समा लिया, तो वो होता है रट करके सीखना। अर्थपूर्ण सीखना यानी बच्चा खुद काम करेगा और समझ के साथ में क्या करेगा, उस व्यवहार को सीखेगा, उसको बोलते हैं हम अर्थपूर्ण सीखना। तो ठीक है, चार हो गए, अभिग्रहण द्वारा सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना, और कौन सा प्रकार हो गया, अर्थपूर्ण सीखना। ये किसने दिए थे, डेविड आसुबेल ने। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के प्रतिमान चलते हैं, बैंकिंग प्रतिमान, सीखने का बैंकिंग प्रतिमान और सीखने का लोकतांत्रिक प्रतिमान। सीखने का कौन सा प्रतिमान है, बैंकिंग प्रतिमान, और सीखने का लोकतांत्रिक प्रतिमान। ठीक है, बैंकिंग प्रतिमान में क्या करता है, तथ्यों को रटता है, तथ्यों को रटता है, वह मस्तिष्क में हुबहू समा लेता है। पाउल फ्राउले, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे पाउल फ्राउले, उसने दिया था बैंकिंग प्रतिमान, समा लेता है। तथ्यों को रटता है, इसमें क्या होता है, केवल तथ्यों का क्या किया जाता है, तथ्यों का संग्रह होता है। बैंकिंग प्रतिमान, जैसे बच्चा सीख रहा है विभिन्न देशों की राजधानियां, जैसे भारत की क्या है, नई दिल्ली, अफगानिस्तान की क्या है, काबुल, पाकिस्तान की क्या है, कराची, इस तरीके से ये रट रहा है बच्चा।
अमेरिका की वार्षिक घटना, इस तरीके से रच रहा है कि केवल तथ्य पढ़ रहा है, केवल तथ्य पढ़ रहा है और तथ्यों को रट करके मस्तिष्क में हूबहू क्या कर रहा है, छाप रहा है। उस मॉडल को हम कहेंगे बैंकिंग प्रतिमान। पाउल फ्रेरे पाउल फ्रेरे इसके प्रवर्तक थे। इसमें कहा गया है कि बैंक की तरह क्या किया जाता है, तथ्यों को संचित करता है। लोकतांत्रिक प्रतिमान में बच्चा सक्रिय रहकर सीखता है, बच्चा सक्रिय रहकर सीखता है तथा मस्तिष्क में समाहित तथ्यों से क्रिया करके नया ज्ञान बनाता है। यानी बिल्कुल मानसिक क्रिया के द्वारा सीखता है, नया ज्ञान बनाता है। इसको बोलते हैं हम लोकतांत्रिक प्रतिमान। इसलिए इसको बोलते हैं रचनावादी प्रतिमान भी बोलते हैं, रचनावादी। यानी बच्चे खुद सक्रिय रह करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं सीखने का लोकतांत्रिक प्रतिमान, या इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिव मॉडल, इसको बोलते हैं बैंकिंग मॉडल। केवल तथ्यों को रटना बैंकिंग मॉडल है, और केवल समझ करके क्या करना, क्रियाशील रह करके सीखना क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक मॉडल कहलाता है, प्रतिमान कहलाता है। समझ में आ गया? चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो ये क्लास इतनी थी। अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे अधिगम के और महत्वपूर्ण बिंदु, जिस पर हम चर्चा करने जाएंगे। और उस चर्चा के बाद में हम अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के वक्र, अधिगम के स्थानांतरण, उन सभी पर हमारी चर्चा होगी। तो धन्यवाद, सुप्रभात।